नमस्कार साथियों। तो साथियों आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक व्यवस्था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार थी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले दोस्तों हमने हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की हमने सामाजिक व्यवस्था पर भी विचार कर लिया है, यानी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं आज की जो हमारा सेशन रहने वाला है, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो यानी कौन कौन से वो टूल्स वो सभी कृषि पशुपालन का उपयोग करते हैं, उन सभी तमाम बातों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला बात करें तो दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो आर्थिक प्रगति का जो सूचक है वो मृतभांड है। यानी सबसे पहले हमें ये प्राप्त होता है कि जो उनका जो आर्थिक जीवन है ना, उनका जो सूचक है वो दोस्तों हमें मृतभांड से प्राप्त होता है। जो लाल चिकनी मिट्टी, पुष्पाकार ज्योतिर्मितियाँ और प्राकृतिक डिजाइन बनाए जाते थे, यानी जिस पर मृतभांड होता था। जैसे आपने ब्लू पोट्री सुना होगा ना, ब्लू पोट्री जो राजस्थान की प्रसिद्ध है वो ऐसी होती है। तो ऐसे ही दोस्तों क्या एक मृतभांड होता है, उस पर दोस्तों क्या प्राकृतिक डिजाइन किए जाते हैं, यानी पोर पत्तियाँ ये सभी तमाम इन पर क्या डिजाइन किए जाते थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता की आर्थिक प्रगति का जो सूचक है वो मृतभांड है। लाल चिकनी मिट्टी पर पुष्पाकार ज्योतिर्मितियाँ और प्राकृतिक डिजाइन बनाए जाते हैं। हड़प्पा के मृतभांडों पर वृक्षों की आकृति भी देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्राकृतिक डिजाइन उन पर किए जाते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों हमें जानने को मिलता है कि इस समय जो इनका जो आर्थिक व्यवस्था में दोस्तों कृषि एवं पशुपालन जो सैन्य अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण थे। यानी जो यहाँ पर कृषि और पशुपालन भी एक अर्थव्यवस्था के दोस्तों क्या रिसोर्सेज के रूप में यहाँ पर ये करते थे। ओके, सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि दोस्तों नगरों में जो पूरे देश के संसाधन एकत्र हो जाते थे, यानी जो नगरों में पूरे देश के ना संसाधन एकत्र हो जाते थे। जैसे मार्केट होती है ना, बाजार में एक फेयर लगता है, उनमें तमाम अलग अलग वैरायटी के खिलौने मिलते हैं, कुछ भी तमाम चीज़ें मिलती है। तो ऐसे उस समय में दोस्तों एक मार्केट होती थी, यानी नगरों में पूरे देश के संसाधन एकत्र हो जाते थे। यानी अलग अलग कोने से कोई गेहूँ ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई पशु ला रहा है, वो सभी तमाम चीज़ें देखने को मिलती थी उनके आर्थिक जीवन में। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों संभवतः अतिरिक्त उत्पादन का नियंत्रण हड़प्पा समाज में भी शहरों के प्रभावशाली लोगों के हाथ में रहा होगा। ये भी कहा जा सकता है कि जो उत्पादन का जो नियंत्रण है दोस्तों, जैसे अब बात करें तो गवर्नमेंट पे है, तो अगर वहाँ पर उत्पादन का जो नियंत्रण है वो कहा जा सकता है कि वो जो प्रभावशाली यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको ही हाथों में रहा है। संसाधनों के एकत्रीकरण की जो व्यवस्था है सैंधव नगरों के विकास का एक कारण भी थी। यानी जो सैंधव नगरों का विकास का है दोस्तों वो प्रभावशाली लोगों को में हाथों में रहा था। यानी जो भी तमाम चीज़ें डिसीजन ली है दोस्तों, प्रभावशाली वर्ग यानी उच्च जाति के लोग ही क्या दोस्तों अपने उत्पादन यानी उनको समाज में वो देखेंगे, उनके हिसाब से सारे रूल रेगुलेशन चलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आगे हम। हड़प्पा सभ्यता के व्यापक विस्तार का कारण आपसी आर्थिक आत्मनिर्भरता और व्यापार तंत्र भी रहा। यानी हड़प्पा सभ्यता का और जो विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा फैला है आर्थिक रूप में, तो वो क्या था दोस्तों, एक तो आर्थिक आत्मनिर्भरता, यानी पूरी तरफ से वो दोस्तों अपने पे संतुष्ट थे, डिपेंड थे, दूसरों पर नहीं थे। और व्यापार तंत्र दोस्तों, यानी जो उनका व्यापार तंत्र है, जो एक दूसरे ट्रांसपोर्ट की सुविधा वो काफ़ी मतलब अच्छी या ईजिली थी उस समय, इसलिए काफ़ी उनका विस्तार रूप से देखा जा सकता है। मूल संसाधनों का दोस्तों अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होना सिंधु नदी घाटी के विविध क्षेत्रों को जोड़ने का कारण बना है। ये भी आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। आगे बात करते हैं तो दोस्तों इसमें कृषि एवं खनिज संसाधनों तथा लकड़ी आदि सम्मिलित थे और यह व्यापारिक मार्गों की स्थापना करके ही प्राप्त किए जा सकते थे। यानी ये जो हमें चीज़ें प्राप्त होती है ना, कृषि और जो खनिज संसाधन, ये जो सभी सम्मिलित है आर्थिक विकास में, लेकिन जो हमें प्राप्त होते थे जो व्यापारिक मार्गों की स्थापना करके ही वे प्राप्त होते थे। कई बार ऐसे सुगम रास्ते और कोई उलझे अनसुलझे भी रास्ते होते थे जो इन चीज़ों को मतलब लाया ले जाना भी मुश्किल हो जाता था। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो दोस्तों आइए आगे बात कर लेते हैं कि सैंधव नगर आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यानी जो सैंधव नगर काफ़ी विकसित था, हम ये कह सकते हैं। तो सैंधव नगर दोस्तों आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। सैंधव सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। यानी जो सैंधव ना पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग थे, वहाँ पर जो रहते थे काफ़ी मतलब प्रचलित, काफ़ी पॉपुलर थे, विकसित थे अपने माइंड से भी, यानी कैसे उत्पादन करना है ना, तो ये ध्यान रखना। सैंधव सभ्यता का एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा एवं लोथल के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने
समाज के विभिन्न व्यावसायिक वर्ग के होने का अनुमान लगाया है। यानी जो यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल के उत्खनन से यह पता लगाया है कि यहाँ पर जो व्यापारिक वर्ग यानी जो बड़े बड़े समूह के जो ट्रेड करने वाले लोग होते हैं ना, उनके वर्ग मतलब यहाँ अनुमान जताया कि हाँ, जैसे वर्तमान समय में दोस्तों जो ट्रेड करते हैं बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, उस समय भी ऐसा हुआ करते थे। ठीक है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों बढ़ई का अस्तित्व। यानी बढ़ई आपको पता होगा जो ईंटों ये सभी मतलब कारपेंटर का निर्माण करता है, कुम्हार जिसे कहते हैं बढ़ई, है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो लकड़ी काटने हेतु आवश्यक रहा होगा, मतलब इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में ये बताया गया है कि जो बढ़ई का मतलब जो वहाँ रहा है ना एग्जिस्टेंस, वो दोस्तों बेसिकली लकड़ी काटने के लिए ही रहा होगा, है ना। ईंटों के निर्माण द्वारा कुम्हार जीवन यापन करते थे। यानी ईंटों के निर्माण के द्वारा जो कुम्हार होते थे अपना जीविका ही अर्जित करते थे। यानी कि ईंटों का निर्माण करेंगे, उनसे ही दोस्तों ने क्या आजीविका एक सोर्सेस है। ओके, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुओं के आभूषण, गुड़ियों, मुद्रा, बर्तनों को देखने से प्रतीत होता है कि सैंधव स्वर्णकार अपने कार्य में पर्याप्त निपुण थे। यानी जो हमें वहाँ की जो सोना, चांदी, तमाम पीतल धातु मिलने से ये पता लगता है कि जो सैंधव नगर के लोग थे वो काफ़ी मतलब उन चीज़ों में अच्छे परफेक्ट थे, है ना। तो ध्यान रखना, वे धातुओं को गलना यानी वो धातुओं को दोस्तों गलाना जानते थे और उनसे तमाम जो ऑर्नामेंट थे वो भी बनाना जानते थे। तांबे की गली हुई दोस्तों जो ढेरियाँ उन्हें मोहनजोदड़ो से मिली है, तो इसको भी थोड़ा आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके, तो दोस्तों बात आगे हम और कर लेते हैं। चाहुंदड़ो में मेके यानी जो चाहुंदड़ो है उसमें जो मेके यानी जो मेके विद्वान है ना। तो चाहुंदड़ो में मेके को इक्के के 2 खिलौने, इक्के का मतलब दोस्तों जो घोड़े होते हैं ना उन्हें कहते हैं इक्के, है ना। तो इक्के के 2 खिलौने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में भी पीतल का एक इक्का पाया गया है। मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा में यानी जो मोहनजोदड़ो में भी क्या दोस्तों एवं हड़प्पा साथ दोनों में एक गाड़ी वाले पहिए का भी उपलब्ध हुआ है। यानी थोड़ा ध्यान रखना, चाहुंदड़ो में दोस्तों हमें 2 इक्के वाले खिलौने, हड़प्पा में भी एक पीतल का एक इक्का पाया गया और मोहनजोदड़ो में हड़प्पा में दोस्तों गाड़ी के पहिए भी उपलब्ध हुए हैं। वरना ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर दोस्तों ट्रैवल करने के लिए ये सभी गाड़ी के पहिए मतलब वहाँ पर तमाम उपलब्ध थे। जो प्राचीन सोर्स होते हैं ना, यही होते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास किस प्रकार का था, वो उन किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे, उनका सामाजिक, आर्थिक और दोस्तों तमाम राजनीतिक मतलब उनके क्या मतलब जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों। ये लोग धातुओं के अतिरिक्त शंख, सीप, घोगा, हाथी दांत आदि कार्यों में भी निपुण थे, जैसे वर्तमान समय में है ना। तो मोहनजोदड़ो से हाथी दांत का एक पात्र भी मिला है। मोहनजोदड़ो से हाथी दांत का एक पात्र भी मिला है, जिससे ये कहा जाता था कि उस समय दोस्तों काफ़ी मतलब निपुण थे, परफेक्ट थे अपने चीज़ों का व्यापार करने में। अनुमान है कि वहाँ पर अनाज को पीसने के लिए चक्कियाँ और ओखलियों का प्रयोग किया जाता होगा। यानी जब हमें ये तो पता है कि जब हमने पढ़ा था सामाजिक जीवन में उनका कि वो जो व्यापार तो अपनाते थे। यानी जो के लिए दोस्तों अब हम पता है गेहूँ होते हैं, वो तो दोस्तों उनको रोटी खाएंगे, वो रोटी खाने के लिए दोस्तों वो क्या गेहूँ को पीसेंगे। तो ऐसे में ये अंदाज़ा रह सकता है कि अनाज को पीसने के लिए दोस्तों वो चक्कियाँ और दोस्तों ओखलियों का उपयोग करते होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। बैलगाड़ियों का उपयोग अनाज ढोने के लिए किया जाता था। बैलगाड़ियों की आकृति के खिलौने चाहुंदड़ो और हड़प्पा आदि स्थानों से हमें मिलने को मिलते हैं। ठीक है, यानी जो वहाँ पर बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था ताकि जो व्यापार होते थे दोस्तों, कई भारी भारी बोरियाँ तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, तो वो दोस्तों एक ट्रैवल के रूप में दोस्तों वो बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे ताकि वो तमाम उन चीज़ों को एक दूसरे से एक्सपोर्ट कर सके और दोस्तों वो व्यापार भी कर सके। और आपको पता होगा कि भारत की जो एक मतलब भारत की क्या दोस्तों सबसे पहले एक वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। यानी चीज़ के बदले चीज़ का लेना देना, है ना। जैसे मेरे पास गेहूँ, आपके पास चावल है, तो मैं आपस में चेंज कर लूँगा, उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो ये था दोस्तों आर्थिक जीवन। इससे पहले दोस्तों हमने आपको बताया था धार्मिक जीवन, उसके पहले हमने आपको बताया था सामाजिक जीवन। तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है तो तमाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी तमाम जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।